So, good afternoon, all of you. We were discussing about the exercise and we were solving the questions based on the numerical of chapter number 1. And question number first, second, third, second was completed and third was we are on working it. So, Ke square, as the question says that, check that the ratio Ke square by GMEMP is dimensionless. तो पहली चीज हमें दे रखी है Ke square GMEMP. Ke square GMEMP is the ratio is given, and they were asking like, is that the ratio is dimensionless? तो हमें बताना है कि क्या ये जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस है. बताइए कैसे बताएंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये डायमेंशनल लेस है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? कोई आइडिया बताइए. डायमेंशंस लिख लेंगे. देखिए पहला तरीका तो हम क्या कर सकते हैं, इसके डायमेंशंस लिख सकते हैं. और डायमेंशंस जो क्लास 11 में हमने पढ़ा था LMT की टर्म्स में डायमेंशंस लिख करके और हम पता कर सकते हैं कि डायमेंशन लेस है या नहीं है. और सेकंड मेथड है कि यहाँ पे जो के स्क्वायर है वो हमने कहीं कहीं देखा हुआ सा लग रहा है. के स्क्वायर देखा है कहीं? के स्क्वायर, क्या इसे हम के Q1 Q2 लिख सकते हैं, चार्ज का स्क्वायर. ठीक है. और अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं देखा हुआ सा लग रहा है, G M1 M2. तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फोर्स और कुलाम्स फोर्स. और F of G is given as gravitational force is given as G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर. तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं, FC अपॉन FG, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स लो, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और बचेगा क्या हमारे पास? F of C डिवाइडेड बाय F of G इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा K Q1 Q2 अपॉन G M1 M2. क्लियर है सबको? बचेगा यही बचेगा हमारे पास, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के. और क्या हमें जो क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है वो भी कुछ इसी तरीके का है, K इंटू 2 चार्ज का मल्टीप्लीकेशन K इंटू Q1 Q2 G MEMP G M1 M2. तो देखिए ये जो रेशियो है ये रेशियो एक्चुअल में किसका है? यहाँ पे चार्ज को उसने सेम लिया है और यहाँ पे नीचे जो मास है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का लिया है. तो क्या हम इसे लिख सकते हैं K Q E Q P डिवाइडेड बाय G M E M P. मतलब यहां पे किस किस की बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो ये जो रेशियो है ये एक्चुअल में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विद रेस्पेक्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो देखिए ये जो रेशियो है ये दोनों फोर्सेस का रेशियो है, और जब दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो लिया जाता है तो उनकी डायमेंशंस क्या आती है बताइए? सेम क्वांटिटीज का जब हम रेशियो लेते हैं तो उनकी यूनिट या डायमेंशंस क्या होती है? जीरो नहीं होता है बाबा, जीरो नहीं होता है. जब हम सेम चीज को डिवाइड करते हैं तो जीरो नहीं होता है. उसे हम कहते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी और उसे हम कहते हैं यूनिट लेस क्वांटिटी. यूनिट लेस क्वांटिटी जैसे मान लीजिए अगर हम ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. तो ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, वेलोसिटी गेट कैंसिल आउट. तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज डायमेंशनलेस एज वेल एज यूनिटलेस क्वांटिटी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पे भी जो हमारा रेशियो आ रहा है वो दो फोर्सेस का रेशियो है. इसका मतलब यहां पे जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा. तो पहला जो था क्वेश्चन में आज था वो था
इज इट डायमेंशन लेस? तो हाँ बिल्कुल, ये जो है ये आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और सेकेंडरी अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो विद द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। ये हमने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा था। क्लास 11th में हमने क्या किया था, फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर हमने कंपेयर किया था ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स से, और हमने देखा था कि कौन सा फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कितना स्ट्रॉन्ग है। एट दैट टाइम इट वाज कम अराउंड 10 to the power 39 टाइम्स ग्रेटर। Which one was the greater, electric or the gravitational force? Which one is the electric force greater as compared to gravitational force? Agree कर पा रहे सब? Yes, electric force is greater as compared to the gravitational force, and the range is almost 10 to the power 39 times. So, तो यहां पे भी हमारा ये जो रेशियो दे रखा है, ये रेशियो दोनों के फोर्स को कंपेयर कर रहा है, और जब दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो लिया जाता है तो आउटपुट में हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी आता है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया यस, इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी और इट इज अ डायमेंशन लेस रेशियो। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। What does the ratio signify? So what does the ratio signifies? The ratio signifies the comparison of the electric force with the gravitational force, and let's get to find out value of this ratio. अब देखते हैं कि हम इस रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी। द रेशियो इज गिवन एज के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के बताइए। 9 into 10 to the power 9। और के क्या है यहाँ पे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए ई स्क्वायर जो है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा Q1 Q2 को। Q1 है हमारा इलेक्ट्रॉन, Q2 है हमारा प्रोटॉन, और दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे ई स्क्वायर लिखा है। कितनी होती है चार्ज की वैल्यू? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू, प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10 to the power -19 स्क्वायर। दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। नेक्स्ट जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? 6.67 into 10 to the power -11। वेरी गुड। और जी क्या है यहाँ पे? किसे रिप्रेजेंट कर रहा है जी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेरी गुड, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ, एमई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एमई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -21 या 31? -31 kg। वेरी गुड। और यहाँ पे एमपी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ प्रोटॉन। कितना होता है मास ऑफ प्रोटॉन? इट इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻⁻27 kg। ठीक है, घबराना नहीं है। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 99% पॉसिबिलिटी है कि वो डेटा जो है वो गिवन होगा, और अगर नहीं भी है गिवन तो केमिस्ट्री में भी ये काम में आएगा, तो इसे लर्न कर लोगे तो वेल एंड गुड है। इवन आप जब कंपटीशन एग्जाम्स में फाइट करेंगे तो वहां पे भी ये क्वांटिटीज काम में आएगी, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो डेटा है वो आपका गिवन होगा, बट फिर भी याद कर लीजिए, नॉट अ बिग डील, कहीं ना कहीं काम आएगा, अच्छी चीज है, याद कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 into 6 1.6 square into 10 to the power -19 into 2 38 -38 plus 9 divided by 6.67 into 9.1 into 1.66 into 10 to the power -27 -31 -11 -11 -37 -27 सारी की सारी ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगी। 10 टू द पावर को अलग सोल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इट विल कम ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 39 टाइम्स। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि f of c by f of g is nearly equal to 10 to the power
39 means to say f of c is nearly equal to 10 to the power 39 times the f of g। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 to the power 39 टाइम्स ग्रेटर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में? बढ़े आगे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, बुक्स लेके बैठे हैं ना आप सब? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized, and B, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges? Okay, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, theoretical है, conceptual है। explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized। हमने इसके बारे में बात की थी। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर आप मार्केट में जाएंगे पेन खरीदने, तो आप कभी ये कहेंगे कि 4.5 पेन दे दीजिए, 5.5 पेन दे दीजिए, 1.5 पेन दे दीजिए, आधा पेन दे दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि कुछ क्वांटिटीज जो होती है वो हमें इंटीजर्स की टर्म्स में ही लेनी होती है। कुछ क्वांटिटीज, कुछ डेटा होता है वो हमेशा एक पर्टिकुलर पैकेट्स की टर्म्स में होता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटा। क्वांटा मीन्स टू से पैकेट्स। सो द चार्ज always represent in the terms of packets. So whenever we have to transfer the charge, we have to transfer some amount of packets, some integer amount of packet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, n number of packets should be transferred from one to another place in the terms of quantization. So whenever we are talking about the charge, charge always represents in the terms of quantization, means to say quanta as represented as the packets. But whenever we talk about the charge in the macroscopic region, so the macroscopic region is a large scale region in which we says we can neglect the quantization characteristic of the charge. Why? Why? Can anyone suggest why this is happening? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हम उसे negligible consider कर सकते हैं on the macroscopic region, not on the microscopic region? Because on macroscopic level there is no practical value of charge. नहीं, ऐसा किसने कहा? प्रैक्टिकल वैल्यू होती है चार्ज की। प्रैक्टिकल वैल्यू होती है 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम, 10 to the power 5 कूलम, 10 to the power 6 कूलम। प्रैक्टिकल वैल्यू है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है। सर 1 कूलम के अंदर 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर तो सर इसलिए एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है। तो सर कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। नहीं, इसे इस तरह से समझिए। देखते हैं। हाँ, तो क्वांटाइजेशन के अंदर आपको ये डिफाइन करना है व्हाट इज क्वांटाइजेशन। एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसके बाद आपको इसके अंदर ये भी लिखना है कि इक्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन इज इक्वल टू Q is equal to Ne. This is represent the quantization of charge. Q is the charge, N is the number of electron, and E is the charge on one electron. So this is the first answer of the first. And second, to justify the statement second that electric charge of a body can be ignored as a quantization on the microscopic region. The reason behind it is as a कि जब भी हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक रीजन की, तो वहां पे क्या होता है, हमने एक एग्जांपल लिया था जैसे चिप्स के पैकेट्स है। चिप्स के पैकेट्स है ना, तो ये हो गया हमारा एक सिंगल चिप वेफर का पैकेट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। 1 पैकेट जब हम शॉप पे जाते हैं, रिटेलर्स के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि 1 पैकेट चिप्स का दे दो या 3 पैकेट चिप्स के दे दो, तो वो आपको इंडिविजुअल 1, 2, 3 पैकेट चिप्स के दे देता है। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, वहां पे आपका 1 पैकेट 2 पैकेट ऐसे नहीं बनता। 1 पैकेट बना दिया, 2 पैकेट बना दिए, आज मन हुआ तो चलो 2 पैकेट और 4 पैकेट बना दिए, नहीं। वहां पे क्या होता है, एक लॉन्ग स्ट्रिप होती है पॉलीथीन की, उसमें वेफर यहाँ पे प्लेस हुई और सील हुई, वेफर प्लेस हुई, सील हुई, वेफर प्लेस हुई, सील हुई। तो वहां पे क्या होता है, आपका कंटिन्यूअसली चलता है। तो देखिए इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो 1 पैकेट वेफर का रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटा को, लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, लार्ज स्केल पे बात करें, तो वहां पे 1 पैकेट 2 पैकेट की बात नहीं होती है। वहां पे 1 पैकेट 2 पैकेट की बात नहीं होती, वहां पे दर्जन, नंबर ऑफ अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वहां पे ये कंटिन्यूअस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। वहां पे आपको ऐसे नहीं देगा कि भाई 2 पैकेट फाड़ के दे दिए, नहीं,
लार्ज स्केल पे, लार्ज स्केल। मैक्रोस्कोपिक भी क्या होता है, लार्ज स्केल होता है। तो वहां पे अगर हम वेफर्स की बात करें तो आर दे विजिबल लाइक कंटिन्यूअस, आर दे विजिबल लाइक कंटिन्यूअस? एक ही वेफर की लड़ी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स है, बट ऑल द पैकेट्स आर इन कंटिन्यूअस फॉर्म। कब? लार्ज स्केल पे, लार्ज स्केल पे। सो कैन वी से लाइक व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मैक्रोस्कोपिक रीजन वी कैन नेग्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज बिकॉज द रीजन इज वेरी लार्ज, रीजन इज वेरी एक्सट्रैक्टेड। तो वहां पे बहुत सारे अमाउंट ऑफ चार्जेस है, तो जब बहुत सारे अमाउंट ऑफ चार्जेस एक दूसरे के पास पास रहेंगे तो वो क्या लगेगा कि ये बिल्कुल एक दूसरे के कंटिन्यूअस है, एक दूसरे के क्या है, कंटिन्यूअस वे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ कि क्यों हम मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक बड़ा रीजन होता है, बड़े रीजन पे अगर हम छोटे छोटे चार्ज को डालेंगे तो वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, तो हमें क्या लगेगा, दे आर फॉलोइंग द कंटिन्यूअस रीजन, दे आर फॉलोइंग द कंटिन्यूअस रीजन, नॉट द क्वांटाइजेशन रीजन, क्योंकि वो बहुत पास पास हो गए, बहुत छोटे छोटे है। तो मैक्रोस्कोपिक रीजन में हम क्वालिटी ऑफ क्वांटाइजेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ, क्या क्या? क्वांटाइजेशनल चार्ज स्टैटिक चार्ज के लिए बताता है, कंटीन्यूअस चार्ज के लिए। देखिए, चार्ज हमेशा आपका अगर स्टैटिक में भी है या मूविंग में भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज होगा हमेशा क्वांटा की फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, यह है हमारा वायर, इसके अंदर लग रहा है बल्ब, बल्ब को कनेक्ट किया हमने स्विच से, स्विच को कनेक्ट किया हमने पावर सप्लाई से, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे स्विच को प्रेस किया, बल्ब आपका ग्लो होने लग गया। बल्ब कब ग्लो होगा? जब यहां से चार्ज आपके फ्लो होंगे। अब बताइए, चार्ज कहां से कहां पे फ्लो होंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव? चार्ज कहां से फ्लो होंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव। और डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट positive to negative. So whenever we have to define the motion of electron, it will be from negative to positive, but whenever we have to show the direction of the current, it will be always from positive to negative, it will always from positive to negative. That is why we state like the direction is opposite to the flow, the direction of current is opposite to the डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, यहां पे जब आपकी करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो तो यहाँ पे एज अ क्वांटा की टर्म्स में ही होंगे, बैक टू बैक, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक इलेक्ट्रॉन, एक के पीछे एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो तो हो रहे हैं एज अ क्वांटा, लेकिन ये इतने पास पास है, इतने पास पास है कि ये हमें क्या लगेंगे, एज अ कंटिन्यूअस फॉर्म, एज अ कंटिन्यूअस फॉर्म। तो चार्ज चाहे आपका डिस्क्रीट हो, चाहे स्टैटिक हो, या आपका मोशन में हो, वो फॉलो हमेशा क्वांटाइजेशन को करेगा। लेकिन जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो वो हमें विजिबल क्या होता है, एज अ कंटिन्यूअस। अगर हम बात करें पुरानी ट्यूबलाइट्स की, एक बहुत अच्छा फैक्ट है, जो हमारी पुरानी ट्यूबलाइट्स होती थी जिसमें चौक लगा होता था, बटन प्रेस करते थे, आफ्टर 2-3 सेकंड ब्लिंक करने के बाद जो है वो आपकी कंटिन्यूअसली ग्लो करती थी। तो आपको जान के हैरानी होगी कि वो जो आपकी ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट एक सेकंड के अंदर 50 टाइम्स बंद हो रही है और 50 टाइम्स ओपन हो रही है, मींस टू से ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। एक सेकंड में 50 टाइम्स ऑफ हो रही है, 50 टाइम्स ऑन हो रही है। तो वो इतना फास्ट प्रोसेस हो रहा है कि हमें क्या लग रहा है कि लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली आ रही है, लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली आ रही है। सो कैन यू फील इट? यही यहां पे भी हो रहा है। अगर हम बात करें आजकल की इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट्स की, तो वो एलईडीज होती है, एलईडीज में वो फिनोमिना फॉलो नहीं होती है, एलईडीज जो है वो डीसी पे वर्क करती है, वहां पे आपका कंटिन्यूअसली ग्लो होता है। बट जो हमारी पहले की जो ट्यूबलाइट्स होती थी, जिनमें चौक लगा होता था, स्टार्टर लगा होता था, जो 2 सेकंड ब्लिंक करके और फिर ऑन होती थी, वहां पे वो एसी पे वर्क करती थी, और एसी के अंदर वो 50 टाइम्स ऑन 50 टाइम्स ऑफ होती थी विद इन अ सेकेंड। That is why it is visible like it is continuously glowing, but it is not continuously glowing. It is on off on off on off on off process. बट हमारी आईज जो है वो इतने कम ड्यूरेशन को कैप्चर नहीं कर पाती, और हमें लगता है कि जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली ऑन है। तो ये था हमारा स्टैटिक या डिस्क्रीट या आपका मोशन में हो, चार्ज कहीं पे भी हो, हमेशा फॉलो क्वांटाइजेशन को ही करेगा। क्लियर है? तो टाइम हो चुका है आज की क्लास का, बहुत बढ़िया, बहुत सारा हमने कवर कर लिया, केवल और केवल 2 क्वेश्चंस। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ज्यादा लग रहा है बट अल्टीमेटली हमें समझ में आना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। कोई डाउट? नो सर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।